नमस्कार साथियों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। स्वागत साथियों आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान टेस्ट सीरीज श्रृंखला और आज पश्चिमी विचारक पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन साथियों, चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बता देता हूं कि टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन हो या ना हो, वह किसी से सोल्व नहीं होता, तो तनाव ना ले, क्योंकि वैसे भी इस बार इतना कठिन मार्ग नहीं है कि जैसा कंप्यूटर ऑपरेटर का रिजल्ट आया है ऐसे ही फर्स्ट ग्रेड में भी रिजल्ट आ सकता है। आप बस अपनी तैयारी जारी रखें। और ये जो क्वेश्चन है, इनका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा क्या तनाव में लाना या वास्तव में टेंशन लेना भी मत। आप सीधे बस इन क्वेश्चनों से ज्ञान प्राप्त करना और जुड़कर ज्ञान प्राप्त करके अपने अच्छे मार्क्स लाकर आराम से सफलता अर्जित करना। मैंने कहा कि कंपटीशन में बहुत अधिक मार्क्स इस बार कट ऑफ नहीं जाने वाला है। आप शांति से तैयारी करेंगे तब भी आप आराम से सिलेक्शन पा सकते हैं, लेकिन तनाव नहीं लेना है। कि सभी का बहुत स्वागत, दिनेश कुमार जी, हीरा राम जी और ज्योति गंगवार जी और साथ में केरारी जी और मनोज स्वामी जी और फतेह सिंह जी, रचनात्मक प्राणी मनोज स्वामी, रशीद खान, सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। प्रियंका यादव जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो साथियों, राजनीति विज्ञान पश्चिमी विचारक टेस्ट 1 पर हम चर्चा करते हैं और आप एक बार शेयर कर दें इसको, ताकि अधिक से अधिक जुड़ेंगे। तो जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपको मैंने बहुत सारे टेस्ट तैयार कर रखे हैं। टेस्टों की संख्या मेरे पास 40-50 है जो तैयार भी है। लेकिन आप करेंगे तो मैं आपको धीरे धीरे, लेकिन मैंने कहा ना, आपको तनाव नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन नहीं आता, दूसरे बच्चे बता देते हैं, आप नहीं बता पाते, क्योंकि सीटें 1200 हैं। आप में से जुड़े कितने हैं? 30-40 बच्चे जुड़ते हैं या 100 बच्चे भी जुड़ते हैं, तो सीट तो 1196 है। मैं अभी कह रहा हूं 200 खाली रहेंगी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, आपको तो बस पास होना है, ज्ञान अर्जित करना है, ये टेंशन नहीं लेना। राजेंद्र समोता जी जुड़े हैं, अरविंद आरएस जी, रेणु जी, सभी को गुड इवनिंग। मंटू राम मीना जी, प्रियंका जी, राजेंद्र समोता जी, मुकेश जी, ओम प्रकाश मीना जी, संजय मीना जी, रेखा नेनवाल जी, विकास जांगिड़ जी, सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो साथियों चले, अब मैं बार बार आप पर नहीं, आपको कॉमेंट करना है, आंसर बताना है, और बस सभी का नाम मैं लेना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मुझे क्वेश्चन भी कराने। तो हम आप आते हैं अपने टारगेट पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पहले मैं पढ़ता हूं, आप आसानी से देखना। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं हैं? तो प्लेटो का नाम तो सुना है आपने, यूनानी विचारक था। रिपब्लिक उनकी मेन पुस्तक थी, ये सभी लोग जानते हैं। रिपब्लिक में उन्होंने नैतिकता की बात की थी। तो ये तो ध्यान रखना है। अब इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से कौन कौन सा सही है गलत है वो ध्यान रखना है। प्लेटो की शिक्षा के बारे में, किसके बारे में? शिक्षा के बारे में। पहला है, प्लेटो ये सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन बताता है। यानी कि प्लेटो शिक्षा को क्या बताता है? नैतिकता का साधन। ये तो सही है भाई। बचपन से 6 वर्ष तक की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है, सैद्धांतिक शिक्षा की बात नहीं, एलिमेंट्री शिक्षा घर पर सिखाने की। जैसे मैंने कहा था कि 300 स्पार्टा मूवी में बताया गया था कि बच्चे को घर पर जो शिक्षा दी जाती है, तो ये प्राइमरी एजुकेशन नहीं है, इसका वास्तव में अंग्रेजी बनेगा एलिमेंट्री। एलिमेंट्री एजुकेशन क्या बनेगा? एलिमेंट्री। ये ध्यान रखना है, प्राथमिक नहीं है, प्रारंभिक का शब्द है, इसकी अंग्रेजी एलिमेंट्री। तो बिल्कुल सही है, इसकी चर्चा भी वो करता है, घर पर शिक्षा होती है। सार्वजनिक परीक्षा के 20 वर्ष की उम्र में होती है सार्वजनिक परीक्षा, बिल्कुल सही है। अगर प्लेटो का पूरा शिक्षा सिद्धांत देखें तो वो आपको समझ भी आता है कि प्लेटो ने शिक्षा को 2 भागों में बांटा था, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। और सैद्धांतिक को फिर 2 भागों में बांटा था, निम्न और उच्च। निम्न को फिर 2 भागों में बांटा था, 7 से 18, फिर 18 से 20। और उच्च को फिर 2 भागों में बांटा था कि बेसिकली 20 से 30 और 30 से 35। ये आपको याद भी होगा। 7 से 18 तक उसने व्यायाम संगीत की बात की थी, 18 से 20 सैनिक शिक्षा, और उसके बाद पहली परीक्षा की बात की थी। यानी कि ये कथन भी सही है। सार्वजनिक परीक्षा की 20 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा। फिर वो कहता है 20 से 30 तक बेसिकली 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट? अंकगणित, रेखागणित, मनोविज्ञान, इनकी बात उन्होंने की थी। तो बेसिकली क्या है, उसके बाद फिर यहां परीक्षा की बात की थी, ये बात भी सही है। यहां पर कहता है 20 से 30 तक 4 सब्जेक्ट,
भाई अंकगणित भी पढ़ाया जाए, रेखागणित भी, मनोविज्ञान और दर्शन। तो ये 4 चीजें उन्होंने बताई थी। तो यहाँ पर भी परीक्षा की बात की थी, यानी कि ये भी क्वेश्चन सही है, यानी कि चारों ऑप्शन आपके सही हैं। अब चारों ऑप्शन वाला आंसर कौन सा है, आप जल्दी से बताओ सभी लोग। डी, बिल्कुल राहुल जी, प्रियंका जी, कई अपने आप ही बता रहे हैं। अच्छे, आप बताना, मैं सबको डिफाइन करूंगा, इतने आप आंसर बताना। वेरी गुड। अधिकांश बच्चों ने क्या है, सबने सही बताया। तो मैंने फिर कहा आपसे तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो। सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, और शेयर करते जाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ये क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में सहायता करेंगे। आप फर्स्ट ग्रेड में हैं तो भी सहायता करेंगे, नेट का एग्जाम अभी देने जाएंगे कुछ बच्चे, उनको भी सहायता करेंगे, जो पीजीटी वगैरह का दे रहे हैं उनको भी सहायता करेंगे। तो सब बच्चों से कहो जुड़ना शुरू करें। अब दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं दे पाता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते हैं कि यह भलाई के लिए विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। तो किसने कहा भाई कि रिपब्लिक इस कारण से आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं दे पाता कि यह क्या है, रोमांस। किसने कहा है रोमांस है, काल्पनिक है, ऐसा किसने कहा? तो वो भी जल्दी से बताने की कोशिश करें, ठीक है ना। अब दूसरे का आंसर बताएं, देखो कौन बच्चा बताता है, नहीं तो लास्ट में मैं बताऊंगा। ऐसा किसने कहा कि ये रोमांस है रिपब्लिक, इसलिए ये भलाई के विचार के लिए नहीं बन पाया। प्लेटो की रिपब्लिक की आलोचना ही उन्होंने कर दी। तो इसमें कौन सा आंसर है, जल्दी से बताइए, ठीक है ना। तो जल्दी से बताना शुरू कीजिए। तो ये डनिंग महोदय कहते हैं। कौन कहते हैं? डनिंग। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो ये डनिंग महोदय ने कहा था, तो बेसिकली ये भी पता रहना चाहिए। तीसरा देखते हैं, कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है? कौन सा विचारक, राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचारों को पूरी तरह स्वीकार करता है? देखो साथियों, कौन सा वास्तव में अरस्तु ने क्या कहा था? सद्गुण की बात और राज्य की स्वाभाविक संस्था, उसने कहा था मनुष्य अपनी प्रकृति से सामाजिक राजनीतिक प्राणी, यानी कि नैतिक प्राणी। अब इसकी अवहेलना कौन करता है सबसे अधिक? देखा जाए तो मैकियावली भी शक्ति की बात करता है, होब्स भी शक्ति की बात करता है। तो देखा जाए होब्स ज्यादा शक्ति की बात करता है। वो मानव को मानता नहीं, राज्य को क्या मानता है? समझौते द्वारा। मैकियावली ने समझौते द्वारा नहीं माना था। इसलिए इसका आंसर है पूरी तरह अस्वीकार कौन करता है? तो होब्स करता है लेवियाथन में। लेवियाथन वाली बात करता है, कहता है मनुष्य अपनी प्रकृति से असामाजिक अनैतिक प्राणी है, इसलिए प्राकृतिक अवस्था क्या है? संघर्ष की अवस्था है। तो देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो तीसरे का आंसर क्या है? बी है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, तथ्यात्मक क्वेश्चन है लेकिन ध्यान रखेंगे। अब चौथा क्वेश्चन फिर मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, उसमें आपको ध्यान रखना है। अब साथियों थोड़ा सा शेयर कर दे, लेकिन बने रहिए और इन क्वेश्चनों को करते रहिए, तभी काम चलेगा। निम्नलिखित में से क्या मैकियावली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है? मैकियावली का नाम तो आपने सुना है। मैकियावली का पूरा नाम लुई सी डी बर्नेडो डी मैकियावली है। मेन पुस्तक प्रिंस है, जो बेसिकली 1513 में जिसका पहला अध्याय लिखा गया, 1524 में पूर्ण रूप से लिखी गई, 1532 में प्रकाशित हुई। तो ये बातें तो आपको वैसे भी पता है। तो वास्तव में मैकियावली के सिद्धांत के बारे में क्या क्या सही है? इसके प्राचीन रोम का देवत्व प्रदान किया गया, इसमें इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया गया ताकि शासन कला सीख सके, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो इसमें बिल्कुल बैठता नहीं है। राजा शासक की सफलता, निजी सेना की बात भी उन्होंने नहीं की। तो अब बचे क्या आंसर? अब आप देखो इसमें कुछ आंसर बच रहे हैं। तो बेसिकली देखो कि क्या बचते हैं, कि बेसिकली क्या क्या सही है। तो आप उसमें देखने की कोशिश करो कि वास्तव में देखा जाए ये तो इसका बिल्कुल ही गलत है। इटली के नैतिक पतन धर्म को दोषी बताया। तो इसमें क्या क्या बैठता है आंसर, वो आपको ध्यान में रखना है। तो वो आपका आंसर आपको ध्यान रहेगा, तो तभी कहीं ना कहीं प्राचीन रोम का देवत्व, ये नहीं। तो अब इसमें 4 वाला तो बिल्कुल सही बैठता है। तो 4 कहाँ सही है? 2 और 4, ज्यादा सा कौन सा सही बैठ सकता है? ये वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4। तो बेसिकली चौथे का आंसर हो जाएगा जो है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये वाला। तो ये सिंपल है, सही में ये ध्यान में आपको रखना है। आगे देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है? तो वास्तव में अरस्तु के बारे में क्या सही है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों को ध्यान में रखकर आपको देखना है। तत्कालिक विद्यमान राजनीतिक प्राणियों का प्रणालियों का अध्ययन,
राजनीति के एक अनुभविक विज्ञान का विकास करना, लोकतंत्र का समर्थन करना। भाई लोकतंत्र का तो अरस्तु समर्थन ही नहीं करते, क्या बताते हैं उसमें निकृष्ट शासन प्रणाली में लेते हैं, सबको पता है। अमूर्त विचारों का व्यवहार में लागू करना, और कहीं भी विचारों को अमूर्त को व्यवहार में लागू नहीं करते। तो बचा क्या 5 में, देखो 1 और 2। तो इस तरीके से धीरे धीरे सोल्व करना है कि गलत को पहले से बाहर निकालना है आपको। तो ये थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से हल कर पाएंगे। थोड़ा टेक्निक आपको आनी चाहिए साथियों, कि पहले पढ़ना है पूरे क्वेश्चन को, उसमें जो नहीं है तो उसको निकाल देना है, बाकी बचा जो आंसर है। कभी लंबे क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए। कहते भी हैं कि मोटा देख के डरना नहीं चाहिए और छोटा देख के लड़ना नहीं चाहिए। तो ये हकीकत बात रहती है। किसी सरल क्वेश्चन को सरल मत समझो और टिपिकल को टिपिकल मत समझो। आप तो आराम से लयबद्ध होकर सामान्य रूप से पढ़ते रहो तो आसानी से हल निकल जाता है। अब देखिए छठा देखते हैं, प्लेटो का न्याय सिद्धांत किस रूप को स्वीकार करता है। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, अब आप बताएंगे क्योंकि सरल क्वेश्चन है। ए कानूनी, बी नैतिक, राजनीतिक, सी डी में सामाजिक। अब सभी से मैं आंसर पूछ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 का, कौन बताएगा? देखो जल्दी से बताओ। मुकेश कुमार मीना जी नमस्ते, सबको नमस्ते, लेकिन आंसर बताओ। प्रियंका जी जल्दी से बताओ इसका आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए साथियों जल्दी से, और शेयर कर दो। भागना नहीं है, जुड़े रहना है। आपको ज्ञान मिल रहा है ना, तो आप इसमें शेयर करते रहो। और ये मैं सोचता हूं अब एग्जाम का टाइम है, आप 200 लोग जुड़ो, 400 लोग जुड़ो, पूरे भारत में इतने सारे लोग हैं, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते, लोगों से कहते नहीं। बी 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 बता रहे हैं, बिल्कुल सही है आंसर। अधिकांश बच्चों ने बी बताया, बिल्कुल सही है। अब 7वां देखो, प्लेटोवाद और फासीवाद में अंतर, कौन सा कथन सही है? अब ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने, आपको ढंग से पढ़ना है चारों को। 7वां नंबर बिल्कुल छठा हो गया, आप 7वां देखना है। प्लेटोवाद यथार्थवाद है तो फासीवाद आदर्शवाद है। फासीवाद क्या आदर्शवाद है? नहीं, ये गलत है। प्लेटोवाद नैतिकता पर आधारित है, फासीवाद नैतिकता विरोधी है, ये तो सही है। प्लेटोवाद साम्राज्यवाद का समर्थक है, प्लेटो साम्राज्यवाद का समर्थन नहीं करता। प्लेटोवाद दमन पर आधारित है, ये भी गलत है। यानी कि इसमें कौन सा आंसर सही है? बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। कितना इजी है। मनोज कुमार यादव जी जुड़े हैं, विकास जांगिड़, सब ने सही बताया, वेरी गुड। विकास जांगिड़ जी ने भी, सारे बच्चे सही बता रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 8 में जो आप बताएंगे, प्लेटो का न्याय सिद्धांत के संबंध में सही का चयन कीजिए। यानी कि सही कौन कौन से हैं, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सभी मिलकर पढ़ते हैं। राजेंद्र सोनोमोता जी बिल्कुल आपने सही बताया। अब देखो, प्लेटो का न्याय सिद्धांत को नैतिकता से संबंधित मानता है, ये तो सही है भाई। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्ति की तुलना में राज्य को महत्व देता है, ये भी कुछ सही है कि बिल्कुल महत्व देता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तिवादी है, नहीं, प्लेटो तो जैविक सिद्धांत का समर्थन करता है, राज्य को की तुलना में, व्यक्ति की तुलना में राज्य को महत्व देता है, यानी कि ये गलत है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत समष्टिवादी है। समष्टिवादी क्या होता है? जो बड़े को ज्यादा महत्व देता है, तो वास्तव में राज्य को ही महत्व दिया, तो ये सही है। तो यानी कि इसमें तीसरा का जहां नहीं है वहां निकाल दो। तीसरा कहां कहां है, ये निकाल दो। अब बचा क्या भाई? वही बचा। आप बिल्कुल धीरे धीरे संयम से हल करो, जल्दबाजी नहीं करनी। आपको ये पता चल गया, मान लीजिए 4 में से कि तीसरा गलत है, तो पहले ही तीसरा निकाल दो ना, बचेगा जो होगा। इस तरीके से आराम से सोल्व करना है, डरना नहीं। और फिर मैंने कहा ना कि वास्तव में इस बार जो है फर्स्ट ग्रेड में तो हालात ये हैं कि वास्तव में बच्चे रीड पर लग रहे हैं। यूपी पीजीटी में भी बच्चों का ध्यान नहीं है, एमपी वालों की भी यही हालत है, और बाकी नेट वाले तो कितना पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। तो वास्तव में सब्जेक्ट जो है उसको बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए कट ऑफ कहीं भी हो कम जाएगा। इसलिए साथियों आप डटे रहें। अगर जो बच्चा लास्ट के 1 महीने ये अच्छे से पढ़ लेगा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो सफल होगा। तो आप बस ध्यान से पढ़ना है, टेक्निक से खुश रहना है, तनाव नहीं लेना है। सुमेलित कीजिए। अब इसमें सुमेलित वाला आ गया। अब इसमें देखो आप आसानी से हल करते हैं, धीरे धीरे शांतिपूर्वक, ठीक है ना। लेकिन शेयर करते जाना, इसमें जितने ज्यादा शेयर करेंगे तो उतना। अब क्रीटो किसकी किताब है? क्रीटो मीनो आप सबको पता है, प्लेटो की किताब है, तो ये तो भाई प्लेटो से मिल गया। यानी कि A4 कहां पर है? एक यहीं है। देखो यहीं से आंसर हो गया, आप फालतू पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आप ये ध्यान रखना, 1 से डरना नहीं है। कैटेगरीज का मतलब क्या है? प्राणियों का वर्गीकरण, ये अरस्तु की किताब है। अब इससे भी पता चल रहा है B1। आर्ट ऑफ वार में क्यावली के सबको पता है। स्प्रिंग ऑफ आइटम ये कन्फ्यूशियस की है। हो गया आंसर, 1 से ही काम चल गया। आपको 2 पता है तो भी काम चल जाता है। तो बस
इस तरीके से हल करना है। जावेद अख्तर जी भी जुड़े हुए हैं, सबका बिल्कुल, मदन जयपाल जी, मुकेश मोवाल जी, राहुल पारासर जी, रेणु जी, मेनका देवी यादव जी जुड़ गए हैं। सब बच्चे बड़े अच्छे हैं और ईश्वर ने चाहा और मेरा पूरा आशीर्वाद है और ईश्वर की कृपा आपके साथ रहेगी। बस लगे रहना, टेंशन मत लेना, क्योंकि तनाव लेंगे तो आपकी क्षमता कम हो जाएगी साथियों। तनाव नहीं लेकर हंसमुख होकर पढ़ते रहना, निश्चित रूप से आप सिलेक्शन पाएंगे। आगे देखते हैं साथियों, 10 नंबर, अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित था कि, भाई अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण किया था संख्या और हित के आधार पर। सबको ध्यान है ना, मैं पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसने संख्या और हित के आधार पर वर्गीकरण किया। संख्या ये बताई थी एक शासक होगा, कुछ होगा, अनेक होगा, याद कर लो सब, और फिर आंसर बताना। हित में बताया था सामान्य हित और स्वहित, ये दो हित बताए थे उसने। सामान्य हित पर जब एक व्यक्ति शासन करता है तो राजतंत्र, और जब स्वहित में करता है तो निरंकुश तंत्र। याद आ रहा है, जब कुछ व्यक्ति शासन करते हैं सामान्य हित में तो कुलीन तंत्र, और जब वो स्वहित में शासन करते हैं तो वर्ग तंत्र, और जब अनेक व्यक्ति सामान्य हित में शासन करते हैं तो संवैधानिक तंत्र, जिसको उसका आदर्श राज्य भी कहते हैं। अरस्तु के आदर्श राज्य का नाम क्या था? संवैधानिक तंत्र था, पॉलिटी था। और वो फिर लास्ट में बचता है लोकतंत्र या भीड़ तंत्र, मोबोक्रेसी कहता है लोकतंत्र को। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी नहीं करता, मोबोक्रेसी, उसने शब्द का ये प्रयोग किया था, यानी कि भीड़ तंत्र। लोकतंत्र को मोबोक्रेसी शब्द का यूज किया था उन्होंने, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो बेसिकली आपको पता है, अब इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। देखो कि बेसिकली कौन शासन करता है, शासन से कौन लाभान्वित होता है। बिल्कुल, कौन शासन करता है और लाभान्वित कौन होता है, ये तो सही है भाई। वैसे भी हम सही ढूंढना था इसमें। सत्ता में अनवरत रहने के उपाय ऐसा कहीं नहीं बताया उन्होंने। प्लेटो की द रिपब्लिक के मूल प्रतिपादन को वो भी स्वीकार नहीं किया। बहुसंख्यक का शासन, वो बात उन्होंने कही नहीं। यहाँ पर वास्तव में लोकतंत्र को तो निकृष्ट शासन प्रणाली मान लेता है, तो ये कहते ही नहीं। यानी कि ये तीनों गलत हैं, ऊपर वाला ही सही है। इसलिए क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या आंसर हो जाएगा? ए। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। अब इसमें परेशानी है क्या? नहीं है ना? तो साथियों ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आते हैं हम 11 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के विचार के सिद्धांतों का स्रोत नहीं है? अब इसमें ये थोड़ा सा हो सकता है आपको ना आए, लेकिन साथियों मैं आपको बता देता हूं, आप टेंशन नहीं लेना। पहला है हेराक्लिटस, संभूति के क्षेत्र का विचार। थोड़ा समझने की कोशिश करना। तो वास्तव में संभूति का मतलब है भौतिक क्षेत्र के बारे में विचार। बिल्कुल, ये भौतिक क्षेत्र के बारे में विचार देते हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि भौतिक क्षेत्र के बारे में इन्होंने क्या दिया था? विचार दिया था, ठीक है ना। फिर है एंटियोथेनिस, निरपेक्ष वैराग्यवर्ती तथा कठोर स्वयातना का विचार। तो बेसिकली इनका क्या, ये एंटियोथेनिस ऐसा विचार देते हैं। तो ये सुकरात के शिष्य थे, तो सद्गुण पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? सद्गुण पर। तो इसका मतलब है यही गलत है। एंटियोथेनिस जो थे सुकरात के शिष्य थे, जो सद्गुण पर बल देते थे। तो वास्तव में ये गलत हो जाएगा, एंटियोथेनिस के बारे में ही गलत है। अब सुकरात क्या करता है? अवधारणाओं का सिद्धांत, ठीक है। एलियटिक्स क्या है? निरपेक्ष संभूति का विचार देते हैं। निरपेक्ष संभूति का मतलब अद्वैतवाद का, यानी कि कहते हैं चाहे सृष्टि जगत हो, संसार जगत हो, चाहे आध्यात्मिक जगत, सबकी उत्पत्ति एक से ही हुई है। तो ये थोड़ा सा ध्यान भी रख लेना साथियों। हेराक्लिटस जो हैं ये संभूति यानी कि भौतिक क्षेत्र के बारे में विचार देते हैं। एंटियोथेनिस थे, ये जो सुकरात के शिष्य थे, मैंने इसके बारे में लिख देता हूं, यह सुकरात के शिष्य थे और सद्गुण पर बल देते थे। तो ये थोड़ा नया है, कई बार टिपिकल पेपर आएगा तो आपसे पूछा जाएगा, तो इस पर ध्यान देना है। तो इसमें ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बस बाकी सारे सही है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा बी। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसमें सब लोग समझ गए ना इस बात को। लेकिन सब लोग ध्यान से सुनना है, हर चीज को आनंद लेकर सुनना है, परेशान नहीं होना। प्रीति पंकज जी बिल्कुल सही है, रविंद्र यादव जी राधे राधे, सबको राधे राधे, मुकेश मोवल जी बस शेयर भी करते जाओ, इसको पीछे नहीं हटना है, 100 तक तो पहुंचाओ इसको, ठीक है ना। वास्तव में अब तो पेपर आ गया, बच्चे जुड़ते हैं 1,000 2,000। पॉलिटिकल साइंस वाले तो वैसे भी बहुत संख्या में, सबसे अधिक बच्चे पॉलिटिकल साइंस के हैं, लेकिन पता नहीं इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे। और लाइब्रेरी में नहीं पढ़ना है ज्यादा, रात में दिन भर खुले में पढ़ना है, ये बात और ध्यान रखना, ठीक है ना।
सब अच्छा हूं मैं, आप भी अच्छे होना, सब सिलेक्शन होके फिर मेरे पास आना और सबका सिलेक्शन होगा, इतने घर पे बैठ के बस पढ़ते रहो। अब सुमेलित कीजिए। प्लेटो के संवाद यानी कि प्लेटो की रचनाएं होगी एक तरीके से, और मुख्य विषय, तो क्या क्या विषय क्या है, उनका सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो भी आपको ध्यान रखना है। चलो मैं पहले वैसे ही बता देता हूं। फिलिबस का तो नाम सुना है, ये नैतिकता के बारे में बताता है। सिंपोजियम जो है प्रेम की तत्व मीमांसा के बारे में है, ठीक है ना। और रिपब्लिक तो राजनीतिक क्षेत्र के बारे में। अब बचा कौन सा, टाइमेयस, ये भौतिक अस्तित्व के बारे में होगा। सिंपोजियम किसकी बात करता है, प्रेम के बारे में। फिलिबस किसके बारे में, नैतिकता के बारे में। नैतिकता कहाँ है, ये नीति शास्त्र आ गया, तो ये फिलिबस का हो गया। मैं पेन भी बदल देता हूं, आपको दिक्कत आती है तो ये लीजिए, फिलिबस का ये लगा देते हैं, ठीक है ना। टाइमियस क्या करता है, टाइमियस करता है भौतिक अस्तित्व के बारे में, ये लो भाई। अब रिपब्लिक जो है वो राजनीतिक क्षेत्र के बारे में, ये लो। अब मिला लीजिए इसको भाई। A4 कहाँ है, A4 दिख रहा है कहीं, ये रहा। B3 ये रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक भी मिल गया तो भी हो जाता है, लेकिन हम लोग ना बस टेंशन लेते रहते हैं। क्या लेते रहते हैं, टेंशन। तो 12 नंबर हो गया क्लियर। इसका आंसर क्या है, ए। तो ये प्लेटो के जो ग्रंथ हैं वो सारे ध्यान रखने हैं भाई। प्रोटोगोरस में वो क्या कहता है, गोर्गियस में क्या कहता है, भाषण की बात किस में करता है, अपोलोजी में क्षमा याचना की बात करता है। तो ये जितने भी, लेकिन कम से कम ये 4 तो याद रखो। मैंने कहा ना, सही गलत पर ध्यान ना देकर अपने ज्ञान वर्धन पर ध्यान देना है। आप ज्ञान को वर्धित करो, मजबूत करो, बस क्वेश्चन आएंगे। तो वास्तव में ये 4 क्वेश्चन है, एक नहीं है, लेकिन 4 में से अगर एक भी रिपीट हो जाता है तो बस हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। और ये बार बार आते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। अच्छा साथियों, अब मैं बताता हूं प्लेटो के बारे में सत्य कथन नहीं है, ठीक है ना। बेंथम के बारे में सत्य कथन नहीं। किसके बारे में, बेंथम के। बेंथम तो सुना है ना, उपयोगितावाद का जनक, जो कहता है केवल सुखों में क्या होता है, मात्रात्मक अंतर होता है, गुणात्मक अंतर नहीं होता, ठीक है ना। वही वाला कहता है हमें सुख वाले कार्य करना चाहिए, दुख वाले कार्यों से बचना चाहिए। नाम सुना होगा जर्मी बेंथम, ठीक है ना, जिसके विचार कहते हैं चीनी संदूक के समान है। सुना होगा कि नहीं होगा, सबने सुन रखा है ना। तो बेसिकली इंग्लैंड के थे, लेकिन ज्यादा भाव किसने दिया था, फ्रांस ने। तो उन्होंने भौतिकवाद की बात की थी, उपयोगितावाद के जनक। तो उनके बारे में क्या क्या सही है, इन्हें बेंथम को उपयोगितावाद का जनक कहते हैं, बिल्कुल सही है। बेंथम को उपयोगितावाद का जनक कहते हैं तो सही है। अब ये तो गलत नहीं है, पूछा क्या है, नहीं है। पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, है या नहीं है, नहीं है इसमें। तो ये तो है भाई। सुखों में मात्रात्मक अंतर होता है, गुणात्मक नहीं, बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा था पुष्पिन का खेल भी उतना ही अच्छा है जितना कि काव्य पाठ। कोई भी सुख अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता, बस मात्रा का ही अंतर है। तो इसलिए कहता भी है बेंथम, अगर कंचे खेलने से, फिल्म देखने से सुख मिलता है और पढ़ने से दुख मिलता है, तो आपको फिल्म देखना चाहिए, कंचा खेलना चाहिए। ये बेसिकली अधिकतम सुख राज्य की नीतियों का आधार होना चाहिए, ये भी कहा था उन्होंने। सुख का स्रोत आंतरिक भी होता है, ये नहीं कहा, ये तो मिल नहीं कहा था। तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, ये आंसर हो गया भाई। कोई दिक्कत आई इसमें, नहीं है ना। सीमा यादव जी बिल्कुल सही बताया, संजय मीना जी ने भी सही बताया, भगवान सिंह जी ने भी सही बताया, बिल्कुल सही। अब आगे देखते हैं। अब सुमेलित कीजिए, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा सा आसानी से करना है। तो पहले देखो, आपको आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति के बारे में पता होना चाहिए। आगमनात्मक पद्धति किसने अपनाई थी, अरस्तु ने। ये आपको ध्यान होना चाहिए। आगमनात्मक, इंडक्टिव मेथड, ये क्या होता है आगमनात्मक पद्धति, छोटे से बड़े की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, विशेष का अध्ययन करना। अब याद करो इसको, ये वाला। जैसे मैं बताता भी हूं, कहते जैसे कहते हैं आंखों का डॉक्टर सिर्फ आंखों की बात करता है, ठीक। कौन सी पद्धति है, आगमनात्मक। और निगमनात्मक में क्या होता है, निगमनात्मक में बड़े का अध्ययन किया जाता है, सामान्य से विशेष की ओर। यानी कि फिजिशियन जो पूरे शरीर का अध्ययन करता है, डॉक्टर। अगर कोई कहता है तुम बड़े सुंदर हो, तो कौन सी पद्धति अपना रहा है, निगमनात्मक। जब कोई कहता है आपकी आंखें बड़े सुंदर हैं, बाल बड़े सुंदर हैं, तो कौन सी अपना रहा है, आगमनात्मक। तो ये आगमनात्मक पद्धति दी थी अरस्तु ने, और निगमात्मक दी थी प्लेटो ने। बस आपको यही पता है तो ये क्वेश्चन हो रहा है। अब देखो, आगमनात्मक पद्धति अरस्तु की है, निगमनात्मक पद्धति प्लेटो की है। अब मिलाओ, सी में 1, डी में 4, सी में 1, डी में 4, ये आ गया जी, और कहीं नहीं दिख रहा। अब उसके बाद देख लो, बी का 3 है, अब मिला लो बी का 3 भी, अब बाद में मिला लो, अब आंसर तो आ गया ना, ठीक है ना। अब बाकी बचा क्या है, वो बच जाएगा, आधुनिक राजनीति विचारक,
मैकियावली, दैट्स ऑल। मनीषा शर्मा जी बिल्कुल वेरी गुड, आपने सही बता दिया, तो आंसर ये हो गया। तो इस तरीके से सोनू जी भी जुड़े हुए हैं, महावर मीना जी भी, बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों इस तरीके से हंस हंस के पढ़ना है और हंस हंस के सारे क्वेश्चन करने, आनंद लेते हुए। ज्योति गंगवार जी, मुनेश कुमारी जी बिल्कुल सही है, दीपिका बसेरा जी बिल्कुल सही है, आपने सही बताया। अब 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अब 15 नंबर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। मनोज कुमार यादव जी बिल्कुल, और जतिंदर मोगा जी, आपका आभार आदमी में पंजाब से। सर आपका बहुत आभार, आप पंजाब के लोगों को जोड़ो, मुझे पंजाबी फिर क्या है, कभी साग भी खिलाना, मक्के की रोटी और सरसों का साग, ठीक है ना। तो फर्स्ट ग्रेड लेक्चर के टॉपिक वाइज पढ़ाओ बेटा, टॉपिक वाइज ही करा रहा हूं। आज पश्चिमी विचारक के जो है टेस्ट सीरीज हो रही है, फिर पश्चिमी विचारक के बाद भारतीय विचारक की होगी, फिर सिद्धांत की होगी, तो आप टेंशन ना लो, टॉपिक वाइज चलेगा, ठीक है ना। और लास्ट में मैराथन भी कराऊंगा 10 दिन की, जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपके 1, 2, 3 तारीख को, तो लास्ट में टेस्ट के स्थान पर पूरा एक बार रिवाइज करा दूंगा। बस जुड़े रहो, अगर आपकी संख्या पर्याप्त रहती है तो साथियों मैं रात में भी जागूंगा, ये वादा है मेरा। अब अरस्तु द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अब इसमें सही नहीं है 15 में, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। सरकारों का वर्गीकरण शासन कार्य में शामिल लोगों की संख्या पर, संख्या की बात तो की थी, अभी मैंने बताया था वर्गीकरण करते समय। इस आधार पर क्या शासक आम हित में अथवा अपने हित में, ये भी उसमें सामान्य हित और स्वहित बताया था मैंने। वह सरकार अधिक प्रभावी तथा स्थायी होती है जो संपूर्ण समुदाय के शासन करती है, बिल्कुल सही है। सरकार साझे हितों के वशीभूत होती है तो संपूर्ण समुदाय के हितों के प्रति संवेदनशील होती है, साझे हितों के वशीभूत नहीं होती, ठीक है ना। ये ठीक कहना ठीक नहीं है भाई, साझे किसी का है, संपूर्ण समुदाय के साथ हितों के प्रति असंवेदनशील। क्या कहता है? असंवेदनशील, यहां शब्द ये पढ़ना है। असंवेदनशील का मतलब अत्याचारी, तो ये नहीं कहता कहीं भी अरस्तु, तो यही इसका आंसर हो गया। अब इसमें शब्दों का ही फेर है, उसने हिंदी टिपिकल दे दी, बस हम हिंदी से डर गए, तो असंवेदनशील को संवेदनशील पढ़ गए तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। इसमें यही दिक्कत है, मैंने कहा ना आपको नॉर्मल रहना है, बस इतनी दिक्कत आती है। आप नॉर्मल रहेंगे, आप आधे से ज्यादा क्वेश्चनों को तो वैसे ही हल कर जाएंगे, क्योंकि आपसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है। तो साथियों बस जुड़ने का क्रम जारी रखें और एक बार शेयर कर दो अच्छे से, और आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो आगे देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन पीछे ही रह गया। निम्नलिखित में से क्या अरस्तु राज्य के सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। अरस्तु के राज्य की जैव अवधारणा, राज्य आवर्धित व्यक्ति के रूप में, केवल राज्य के सदस्य के रूप में व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व है, ये बात तो कुछ नहीं कहता हो। राज्य आवर्धित के रूप में, ठीक है ना, सही है, तो क्या गलत है वो तो एक बार देखना है। सही नहीं है ढूंढना है, क्या है? सही नहीं है ढूंढना है इसमें। 16 नंबर में क्या है? सही नहीं है, तो सही क्या नहीं है? ये वाला सही नहीं है। इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ये। यहां आप कहेंगे आवर्धित का मतलब क्या है? महत्व, यहाँ इंपोर्टेंस से है महत्व, यानी कि ये तो सही है। अरस्तु राज्य की जैव अवधारणा देता है, व्यक्ति की तुलना में राज्य को महत्व देता है, और साथ में कहता है व्यक्ति के हित और राज्य के हितों में कोई विरोध नहीं है। लेकिन ये नहीं कहता कि राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित हैं, क्योंकि उसने राज्य का सने सने विकास बताया। पहले परिवार का होता है, गाँव का होता है, फिर राज्य का होता है। तो उसने ये नहीं कहा कि परिवार में व्यक्ति दुखी रहता है, ये भी नहीं कहा गाँव में दुखी रहता है। तो थोड़ा सा उसको याद करना है आपको, तो ये आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अब 17वां देखते हैं, मैकियावली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है? मैकियावली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है, ये देखते हैं। इसमें बेसिकली कारण क्या है? राजनीति से नीति शास्त्र और धर्म को अलग रखने के कारण, राष्ट्र राज्य के अग्रदूत के रूप में, पुनर्जागरण की भावना का प्रतिनिधित्व करने, चर्च को राज्य के, सबसे बड़ा कारण यही है आधुनिक, कि वो धर्म को राजनीति से नीति से अलग करता है। सबसे बड़ा कारण यही है कि वास्तव में मैकियावली को आधुनिक विचारक क्यों कहते हैं? कि वो राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करता है, शक्तिवादी राजनीति की नींव रखता है, पावर पॉलिटिक्स की। किसकी रखता है? पावर पॉलिटिक्स की। पहली बार वो पावर पॉलिटिक्स की बात करता है। उससे पहले मध्ययुग में धर्म पर आधारित राजनीति थी, इसलिए इसका सबसे बेस्ट आंसर ए है। अब आगे देखते हैं मेरे साथियों, आगे जो है आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। इसमें से 2 क्वेश्चन बनेंगे, आगे वाला भी ध्यान रखना है। अब आप बताएंगे बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है। तो साथियों देखो, निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कैलिसिस को
भाग गया था। अब कई बार पूछेंगे कैलिसिस को कौन भागा था, भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध ना कर दें। ये ऐसा किसने कहा था? याद करो याद करो, देखो कौन आंसर बताएगा इसका। किसने कहा था कि इतिहास में एक बार जो अपराध हो गया उसको मैं दोबारा नहीं होने दूंगा, वही कथन है। कई बार ऐसे कह दिया, कई बार ऐसे कह दिया। देखो क्या बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, मनीषा शर्मा जी, सुकरात, जावेद अख्तर जी, विकास जांगड़ी जी, सी, प्रियंका तेजपाल जाट जी बी बता रहे हैं, और भगवान सिंह जी बिल्कुल, सत्यपाल जी, विकास जी, दीपिका जी, राहुल पारासर जी बिल्कुल, महेंद्रा, और इसका आंसर हो जाएगा सी। सही नहीं बताया काफी हद तक, बाकी याद कर ले, ठीक है। अगला ध्यान रखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, सत्य नहीं है। पहले 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कार्यों का विभाजन अभिवृत्ति के अंतर पर निर्भर नहीं होता। तो उसने क्या कहा था, कार्य कैसे होंगे? उसने कहा था मानव आत्मा के 3 तत्व हैं, क्या क्या? बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। इन्हीं से 3 वर्गों का निर्माण होता है। और इसी को कहीं ना कहीं अभिवृत्ति कह सकते हैं, इन 3 तत्वों को। तो ये तो कहता है निर्भर करता है, इसी से कहता है 3 वर्गों का निर्माण होता है। तो वास्तव में इनके तो आधार मानता है। ये इसका मतलब यही का क्वेश्चन गलत है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब वैसे मैं बता देता हूं, राज्य व्यक्ति का प्रद्रूप माना। एथेंस की महिलाओं को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल सही है कि राजनीति को अनभिज्ञता रह सक्षमता लोकतंत्र का कारण है। तो ये बेसिकली ये भी ठीक है। तो ये सारी बातें उन्होंने कहा था, लेकिन ये नहीं कहा। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? ठीक है ना, तो ये ध्यान रखो कि अरस्तु के संवैधानिक नियम, अरस्तु ने जो पॉलिटी का विचार दिया था अपने आदर्श राज्य का, उसके बारे में पूछ रहा है। अब साथियों इसकी भाषा मैंने टिपिकल रखी है, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आया है। मैंने यूं का यूं एग्जाम से उठाया है ताकि आपके पुराने पेपर भी आपको कवर हो सकें। तो सिंपल है, निम्नलिखित में अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है। सार्वजनिक हित में शासन, बिल्कुल उसने पॉलिटी में कहा था अपने आदर्श राज्य में कि सार्वजनिक हित में शासन होना चाहिए। विधि सम्मत शासन, बिल्कुल उसने कहा था कि विधि का शासन होना चाहिए, व्यक्ति की तुलना में विधि का शासन श्रेष्ठ है। इच्छुक प्रजा की सरकार, बिल्कुल लोकतंत्र के गुण बनाए थे कि वास्तव में प्रजा के हित के अनुरूप शासन की बात की थी। प्रजा की गरिमा से असंगत, असंगत का मतलब रहता है विपरीत, ये बात नहीं की उसने। प्रजा के विरुद्ध कार्य करने की बात नहीं की। सिंपल सीधा आंसर, सिंपल सीधा आंसर था, लेकिन हम लोग तनाव ले रहे थे। तो तनाव नहीं लेना है मेरे साथियों। आगे देखते हैं साथियों, प्लेटो ने इनके विचारों को लिया था हेराक्लिटस, परमेनिडिस, सुकरात, ये सभी। भाई सुकरात का लिया था ये सबको पता है, और परमेनिडिस तो उसका संवाद ही है, एक डायलॉग है, इस पर भी उन्होंने काम किया है। संवाद है, डायलॉग है। एक डायलॉग का नाम ही क्या है उनका, कि बेसिकली परमेनिडिस है, और हेराक्लिटस अपने आप आ जाएगा। वैसे हेराक्लिटस के बारे में मैं आपको बता देता हूं, आप टेंशन लेते हैं तो, ये भी यूनानी दार्शनिक था, अद्वैतवादी था। इससे भी अरस्तु प्रभावित थे। और आप अगर नेट पे भी सर्च करेंगे तो परमेनिडिस प्लेटो का एक संवाद था। साथियों हमने प्लेटो का अध्ययन करने के लिए कई साल लग जाते हैं। ये भी उसका एक वास्तव में ग्रंथ है एक तरीके से, परमेनिडिस भी। और ये परमेनिडिस दार्शनिक पर उन्होंने लिखा था। तो ये ध्यान रखना, उसमें बता रखा है कि सुकरात जो है कि बेसिकली 2 युवा के साथ कहीं ना कहीं संवाद करता है। तो वो पूरी बातें चर्चा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सबसे विचारों को लिया था, सबसे प्रभावित था यानी कि। अब आगे देखते हैं साथियों, प्लेटो के अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। अब ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले। प्लेटो के अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया, निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। तो ये कौन कौन सा है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ सकते हो, तो बता दो किस किताब में कहा था। ये
टिमास में कहा दिया था। थाइमेस जो था, अभी थाइमियस जो किताब मैंने बताई थी आपको, उसके अंदर ही कहा था। तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन भी ध्यान रखना चाहिए। थाइमेस वाला मैंने अभी बताया भी था आपको कि वो किसकी बातें वो करता भी है। तो इसमें उसने क्या किया था, पूरे प्रकृति के विकास, वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया था। तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो वैसे मैं आपको बता भी देता हूं, अभी आपको मैंने इस किताब में आपको बताया भी है। देखो अभी आ जाता है, अभी आएगा, ये रहा, ये टाइमियस। कई बार इसका नाम थाइमियस आ जाता है 12वें नंबर क्वेश्चन में। तो यहां हमने टाइमियस के बारे में भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र, तो इसमें पूरा विश्व वास्तविकता को बताया था। यही है इस किताब को, डरना मत। टाइमियस, थाइमियस, अब नाम तो बदलते रहते हैं लेकिन वही है। तो आप इसमें टेंशन नहीं लेना साथियों। आप क्या है, टेंशन लेते हैं तो बस उससे क्या है ना, फिर आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। तो इसमें टाइमियस या थाइमियस, ये है, इसमें भौतिक अस्तित्व का सिद्धांत इसी में बताया था, किस तरीके से वास्तविकता विश्व, वास्तविक विश्व, भौतिक अस्तित्व, पूरा संसार का विकास। तो ये मेन इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं साथियों आगे, 23 नंबर क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो आइए, अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्य के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया। तो फेलिस को, हिप्पोडेमस को, प्लेटो को, अरस्तु के बारे में है। अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों को, तो यानी कि अरस्तु ने किस किस का अपना ज्ञान लिया, वो आपको ध्यान रखना है। वास्तव में अरस्तु तीनों से प्रभावित हुआ था, हिप्पोडेमस से भी, फेलिस से भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, सभी से प्रभावित हुआ था। तो ये आपको याद ही करना है भाई, फेलिस से भी प्रभावित हुआ था, हिप्पोडेमस से भी और प्लेटो से भी, तो तीनों से प्रभावित हुआ था। तो ये ध्यान रखना है, हिप्पोडेमस से भी हुआ था, फेलिस से भी हुआ था और प्लेटो से भी हुआ था। ठीक है ना। प्लेटो से जहां नैतिकता का लिया और हिप्पोडेमस फेलिस से कहीं ना कहीं वो राज्य के बारे में लेता है, तो वो बातें भी उसने ध्यान में रखनी चाहिए आपको। तो ये आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है। अब ये भी ध्यान रखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो के रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है। 6 पात्र हैं प्लेटो के, तो उसमें पोलीमार्कस है, सिफालस है, बिल्कुल है, तो एडिमेंटस भी है, ग्लाउकन भी है, जिन्होंने न्याय सिद्धांत की आलोचना की है ना प्लेटो ने, जिनकी, वो सब पात्र हैं। ठीक है ना। अब किस किसके न्याय सिद्धांत की आलोचना की थी, सिफालस, पोलीमार्कस, याद करो, सिफालस की थी, पोलीमार्कस की थी, फिर थ्रेसीमेकस का, ग्लाउकन का, थ्रेसीमेकस, ग्लाउकन, भाई सुकरात तो पात्र होगा ही होगा। ठीक है ना। और एक एडिमेंटस था। अब इसमें देखो ये 6 पात्र मैंने बता दिए इसके, 1 2 3, ये 4 5 6। अब इनमें से कौन सा नहीं है, प्रोटोगोरस की चर्चा कहीं नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोगोरस। तो 6 पात्र हैं, वैसे भी पता रहना चाहिए, उनमें से कौन सा नहीं है, प्रोटोगोरस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो ये बेटा आपको जब पता रहेगा तो आप आसानी से कर भी पाएंगे। प्रोटोगोरस रिपब्लिक का पात्र नहीं है। प्रोटोगोरस किताब का तो है जिसमें कहता है सोफिस्ट खतरनाक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि इसमें किसके बारे में, रिपब्लिक पुस्तक के बारे में। आप ये नहीं कहना कि वास्तव में उसने प्रोटोगोरस की चर्चा ही नहीं की, प्रोटोगोरस किताब की चर्चा भी की, उसने कहा सोफिस्ट खतरनाक है, उस किताब में लिखा हुआ है। लेकिन रिपब्लिक के 6 पात्र हैं ये, सिपालस, पोलीमार्कस, थ्रेसीमेकस, ग्लाउकन, सुकरात और एडिमेंटस। तो इसमें प्रोटोगोरस इसका पात्र नहीं है। रिपब्लिक पुस्तक का, जो उसकी मेन पुस्तक है जिसमें न्याय का सिद्धांत देता है, उसमें प्रोटोगोरस का चर्चा नहीं है, क्योंकि इसने पूरे ग्रंथ लिखे थे संवाद शैली में। जैसे नाटक लिखा जाता है ना, राम ने कहा 2 बिंदी, फिर श्याम ने कहा, फिर सीता ने कहा, फिर हनुमान जी ने कहा 2 बिंदी, ऐसे। तो वास्तव में इसने प्रोटोगोरस इसमें पात्र नहीं है रिपब्लिक का। आगे देखते हैं साथियों, अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पुरुष स्वभाव में असमान है, उसके प्रति निम्न की अधीनस्थता, स्त्रियां स्वभाव से पुरुषों के अधीनस्थ होती हैं, दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है क्योंकि ये दास के लिए श्रेष्ठ स्त्रियां नहीं दिलाती है। दास के लिए श्रेष्ठ स्त्रियां नहीं दिलाती है, भाई दास तो कहता है श्रेष्ठ के लिए भी अनुकूल है। तो इसका आंसर अपने आप ही दिख रहा है, यहीं पर दिख रहा है। अरस्तु ने क्या कहा था, दास प्रथा का समर्थन किया था और कहा दास प्रथा दास और स्वामी दोनों के लिए उपयोगी है, समाज के लिए भी उपयोगी है। तो अपने आप इसका आंसर बैठ रहा है 25 का, जरूरत ही नहीं है ज्यादा पढ़ने की आपको, तो सीधे आंसर निकाल सकते हैं आप।
आगे देखते हैं साथियों, प्लेटो के पुनः प्रकटन इसमें पाया गया। तो वास्तव में पुनः प्रकटन का मतलब प्लेटो के विचारों को किस किसने बाद में अपनाया। सर थॉमस मूर ने यूटोपिया में अपनाया था, कैंपानेलो के सिटी ऑफ द सन में भी अपनाया गया था, बेकन के न्यू अटलांटिक में भी अपनाया गया था। तो तीनों में अपनाया गया था। तथ्यात्मक क्वेश्चन है, आप इसको याद कर ले। तो इसका आंसर बन जाएगा उपरोक्त सभी। वेरी गुड। तो साथियों बस सबसे कहिएगा, जुड़िएगा और बस ज्ञान प्राप्ति कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आप टेंशन नहीं लेना आपसे आ रहा है नहीं आ रहा, आप तो सिर्फ ज्ञान प्राप्ति का इसे सीरीज को मार्ग मानिएगा। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। प्लेटो का पुनः प्रकटन का मतलब, प्लेटो ने क्या बात की थी, नैतिकता सद्गुण की। तो अब नैतिकता सद्गुण किस किस में पाई गई है वो देखना है। ये सबको पता है, सर थॉमस मूर के यूटोपिया में पाई गई थी। आपने कैंपनेला के सिटी ऑफ द सन में भी यही कहा गया नैतिकता की बात, बेकन में भी न्यू अटलांटिक में इसकी बात की गई है। तो सीधा सा आंसर डी आएगा। तो कोई आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, प्लेटो के दर्शन का प्रथम पोप किसने कहा। यह अभी रिसर्च का क्वेश्चन है, एप्सा के सम्मेलन में पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको डाल दिया क्योंकि अभी बहुत हॉट क्वेश्चन बना है इस बार भी और पहले भी। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये कथन आपको याद करना है। मैं रटने के लिए कह रहा हूं, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, नहीं आता तनाव मत लेना। इसका आंसर होगा एनडी विल्सन कि वास्तव में प्लेटो को दर्शन का प्रथम पोप किसने कहा, एनडी विल्सन ने कहा था। किसने कहा, दर्शन का प्रथम पोप, जैसे यानी कि पोप का मतलब सबसे सर्वोच्च, जिसने दर्शन के बारे में सारी व्याख्या कर दी हो, तो वो वास्तव में दर्शन का पोप एलडी विल्सन ने कहा था। ये एक तथ्यात्मक क्वेश्चन है, ये जानकारी अपने अंदर समाहित करें, ठीक है ना। बिल्कुल पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप टेंशन ना लें निजाम खान जी। बिल्कुल पीडीएफ तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कर देंगे तो आपको दे देंगे, टेंशन ना लेना आप। ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, सब पीडीएफ दे देंगे, ठीक है ना। आप तनाव ना लेना, आप दिए गए नंबर पर कॉल कर देना है, स्क्रीन पर चल रहा है, सबको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। आप तनाव नहीं लेना है, लेकिन अच्छे से इसको पढ़ने पे पहले ध्यान दो, याद करने पे मेरा दोस्त साथ ध्यान दो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, फिर मुझे मिठाई भी खिला देना, ऐसा मत करना, ठीक है ना। तो जतिंदर मोंगा जी बोलते हैं बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद, और जतिंदर जी मोंगा जी बोल रहे हैं कि मेरी बेटी भी नमस्कार कर रही है, उसको भी बहुत बहुत मेरा नमस्कार और आशीर्वाद आप सभी लोगों को। और आप सब लोग जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग यूपी से जुड़ रहे हैं, कुछ लोग पंजाब से जुड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अलग अलग स्टेटों से कम इस ऑनलाइन ने ये फायदा तो किया है कि यहीं बैठकर हम पूरे भारत को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बस आप शेयर करते रहो, सबसे कहते रहना कल भी क्लास होगी, बस संडे को मैं क्लास नहीं लूंगा, बाकी 6 दिन आपकी क्लास होगी। और बाद में जैसे एग्जाम आ जाएगा तो संडे को भी मैराथन कराएंगे, वो भी तनाव नहीं लेना। अभी 6 डेज है इस मंथ, फिर नेक्स्ट मंथ से 1 तारीख से संडे भी होगा। गुफा के सिद्धांत के विरोधी हैं। गुफा का सिद्धांत क्या है पहले वो जानना चाहिए। केव थ्योरी क्या है, प्लेटो ने दी थी। द आर्ट ऑफ गैलरी किताब में, द आर्ट ऑफ गैलरी किताब लिखी थी, उस बुक में गुफा का सिद्धांत दिया था। गुफा के सिद्धांत में प्लेटो ने क्या कहा था कि ज्ञान का रास्ता सीधा नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो उसने गुफा के चित्र में बताया था कि पहले लोग गए तो वहां गुफा के अंदर शरण लेते थे। यूनानी काल में, प्राचीन काल में जब बर्फ गिरती थी तो गुफा में शरण लेते थे। अब गुफा में जाके आग जलाते थे, तो आग जलती थी, उनका ही छाया चित्र दीवार पर बनता था, लेकिन भूल वो सोचते थे कि चित्र उनका नहीं है, उनके दूसरे लोगों का है, और पेड़ उन पर गिर रहा है, क्योंकि एक पेड़ की छाया भी सूर्य की रोशनी से टकरा कर कहाँ आती है, गुफा में। तो कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन बाद में पूरा विचार करते तो उन्हें पता चलता है कि वो उनकी परछाई है। तो गुफा के सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो ये कहता है ज्ञान का रास्ता सीधा नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है। ये बात मैं आपको भी समझा रहा हूं। ज्ञान आपको तभी मिल रहा है जब आप बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं, अगर कंटिन्यू बने रहेंगे तभी तो। अब सर तो आप लोग मेहनत करेंगे, आप समर्पण पाओ। कहते हैं गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। तो साथियों आज भी मैं गुरु को अपने याद करता हूं। आज मेरे गुरु जी मुझसे मिलने आए तो मैंने उनके चरण छुए तो मेरे अंदर एक शक्ति का संचार हुआ। तो वास्तव में कहते हैं गुरु ही गोविंद को बता सकता है। तो गुरु तो सबसे बड़ी चीज है। तो वास्तव में ये ज्ञान तभी मिलता है, बहुत टेढ़े से मिलता है, गुरु की सेवा आशीर्वाद से मिलता है। तो आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे कहने से शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करवाते हैं, और फिर मुझे ध्यानपूर्वक सुनते भी हैं, सबसे बड़ी बात है। अब विरोधी कौन है? देखो एएस फर्गुसन ने तो समर्थन किया था, ये तीनों समर्थक है। अन्ना हरेट ये तो समर्थक है,
विरोधी कौन है? नेटलशिप। ये नहीं मानते, ये कहते हैं गुफा का सिद्धांत में विरोधाभास है, तार्किक नहीं है, यही कहता है तार्किक नहीं है। तो रिचर्ड लेविस नेटलशिप ने आलोचना की थी। इसी नेटलशिप ने प्लेटो के साम्यवाद को अर्ध साम्यवाद भी कहा था। क्या कहा था? ये भी यहीं ध्यान रख लेना। इसी ने प्लेटो के साम्यवाद को क्या कहा था? अर्ध साम्यवाद। अब ये क्वेश्चन भी साथ साथ कवर कर लेना। इसने प्लेटो के गुफा सिद्धांत को आलोचना की थी और साथ में प्लेटो के साम्यवाद को क्या कहा था? अर्ध साम्यवाद। तो दोनों ध्यान रख लेना, नेटलशिप ही कहता है। पूरा नाम है रिचर्ड लेविस नेटलशिप। आगे चलते हैं साथियों। द लॉज ऑफ प्लेटो 1980 पुस्तक के लेखक हैं, ये बताओ जल्दी से कौन है? ए ऑप्शन है थॉमस पेंगल, दूसरा जेनोफन, तीसरा होलार्थ हेलेस्क, जो डी है ऑप्शन में आर एफ स्टेली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनना कि वास्तव में द लॉज ऑफ प्लेटो जो पुस्तक है वो थॉमस पेंगल की है। थॉमस पेंगल ने क्या अध्ययन किया था? प्लेटो का उस कथन का अध्ययन किया था जो बहुत महत्वपूर्ण है, सद्गुणी ज्ञान है। वास्तव में मूल कथन तो है सुकरात का, बाद में प्लेटो ने इसे पहली बार व्याख्यात किया, सद्गुणी ज्ञान है। तो कहता भी है प्लेटो कि वास्तव में तथ्यों की जानकारी मात्र ज्ञान नहीं होता, तथ्यों के पीछे जो सद का, अच्छाई का भाव छिपा होता है वही वास्तविक ज्ञान होता है। तो वास्तव में थॉमस पेंगल ही इसका आंसर है। तो थॉमस पेंगल की पुस्तक है द लॉज ऑफ प्लेटो। इसने किस कथन का विश्लेषण किया था ये भी ध्यान रखना है, सद्गुणी ज्ञान का विश्लेषण किया था। तो कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसको सोल्व करते समय ध्यानपूर्वक देखना भी है। आगे देखते हैं साथियों। निम्न में से सुमेलित नहीं है। प्रोटोगोरस सोफिस्ट खतरनाक है। बिल्कुल, ये सारे ग्रंथ हैं प्लेटो के, ये ध्यान रखना। प्रोटोगोरस, यूथिप्रो, अपोलोजी, लोज। अब प्रोटोगोरस में वो कहता है सोफिस्ट खतरनाक है, बिल्कुल सही है ये तो। अब इसमें नहीं पूछा है, ये सही है। यूथिप्रो में कहता है पवित्रता ही न्याय है। तो वास्तव में न्याय का, पवित्रता का मतलब क्या है? न्याय है। जबकि यूथिप्रो तो कहता है धर्मपरायणता है, लेकिन ये क्या कहता है? नहीं, पवित्रता का, न्याय ही पवित्रता है, न्याय का रास्ता ही उचित है, वही सब कुछ है, ऐसा बेसिकली इसमें कहता है। अपोलोजी में क्षमा याचना, वास्तव में क्षमा याचना वाला जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था उस पर आधारित पुस्तक है। गांधी जी ने भी इसका अनुवाद किया था, ये भी ध्यान रखना। आप पूछे गांधी जी ने किस पुस्तक का अनुवाद किया था प्लेटो की, तो अपोलोजी का। ये भी कुछ पुस्तक है, इसमें सुकरात के मृत्युदंड से संबंधित है, ये भी ध्यान रख लेना। क्वेश्चन तो कैसा भी बने साथियों, ठीक है ना। 399 ईसा पूर्व जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था उससे संबंधित है। लोज, नैतिक जीवन सद्गुण सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लोज में नहीं कहा सद्गुण, लोज में तो उसकी किताब है जिसमें वो किसकी बात करता है? विधि के शासन की बात करता है, दियोनिसिस की घटना के बाद। अब दियोनिसिस घटना क्या थी आपको याद है? जब रिपब्लिक का उसने आदर्श शासक की परिकल्पना की तो आदर्श शासक बनाने अपने शासक को गया था दियोनिसिस को सिराक्यूज राज्य में, लेकिन उसने बनने से इनकार कर दिया। तो उस घटना ने उसको परिवर्तित कर दिया प्लेटो को, और उसने समझ गया कि नैतिक आधार पर कोई भी शासक नहीं बनेगा, इसलिए उसने विधि के शासन की बात की। तो साथियों ये ध्यान रखना है। तो साथियों भागना नहीं है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको शेयर करके आगे देखना है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान से रखना है। आगे देखो साथियों, बयानबाजी कला नहीं कौशल है, सुकरात का पोलस से कथन संबंधित है। अब क्वेश्चन, बयानबाजी कला नहीं कौशल है, सुकरात का पोलस से कथन संबंधित है। प्रोटोगोरस से, गोर्गियस से, क्रीटो, मीनो, ये चार उसके ग्रंथ हैं, इनसे संबंधित आप बताइए। वास्तव में गोर्गियस में कहा गया था, बयानबाजी का पूरा विश्लेषण इसी में है। तो कहता है बयानबाजी कला नहीं कौशल है। तो सुकरात ने क्या कहा था? क्या है? कौशल, निपुणता है, कला नहीं होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं साथियों। शैडो ऑफ वॉल पुस्तक के लेखक कौन है? कोई बता सकता है तो साथी बताए, लेकिन साथियों शेयर एक बार कर दीजिए ताकि पूरे 100 तो जुड़ जाए आज। अब कभी तो 90 जुड़ रहे हैं, कभी क्या, तो आप इसको एक बार शेयर करके सभी साथियों से निवेदन है कि मेहनत करके इसको पूरा आज टारगेट कंप्लीट करें, ताकि आगे भी ध्यान रखना है। किड्स जोनाथन, इसका जो लेखक है शैडो ऑफ वॉल का, वो किड्स जोनाथन है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला ध्यान रखना है, अब इसको याद करना है। मैंने फिर कहा आपसे एग्जाम की टेंशन नहीं लेनी है, आपको ये सारे क्वेश्चन पेन कॉपी में नोट करते रहो और आगे बढ़ते रहो। इन्हीं में से आने जाएंगे कहां से? जब आपने ये कर लिया तो आप 100% पास हैं। अब आगे चलिए, जेएस मिल के बारे में सत्य कथन नहीं है। अब ये आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। जेएस मिल 1865 से 1868 तक कॉमन सभा के सदस्य रहे। उन्होंने 20 वर्ष की अवस्था में बेंथम की पुस्तक रैशनल ऑफ एविडेंस का संपादन किया। मिल हेनरी हंट की भांति महिला मताधिकार का समर्थन करते हैं। बिल्कुल सही है। मिल के अनुसार भौतिक दंड समन्वय का आधार हो सकता है। नहीं, वो भौतिक दंड की बात तो करते नहीं, हो तो बेंथम करता है। तो इसमें सत्य कथन क्या नहीं है? ये वाला, क्योंकि ये तो बेंथम बात करता है, वो तो नैतिकता की बात करते हैं। मिल तो अंतःकरण की, किसकी बात करते हैं? अंतःकरण की। ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखना है। तो साथियों ये आपको अगर पता रहेगा तो आप अच्छे से हल कर पाएंगे। मिल की पुस्तक सुमेलित नहीं है। देखो, ऑन लिबर्टी तो 1859 की है, सबको पता है। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 की है, सबको पता है। यूटिलिटरिज्म 1863 की है, सबको पता है। सब्जेक्ट्स ऑफ वुमेन जो है 1869 की है। तो ये सन सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। अब मैं साथियों करा रहा हूं, आप बस शेयर करते रहो और आगे बढ़ते रहो। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप पूरे 100 कर दो आज, बस उसके बाद मैं आपको बताना शुरू करता हूं। तो इसमें क्वेश्चन बहुत अधिक हैं। अब इसका सेकंड पार्ट भी आएगा तो उसमें 120 क्वेश्चन है हर टेस्ट में। तो ठीक है ना? तो कल बाकी का बचा हुआ कराऊंगा। ये भागना नहीं, टाइम सेम रहेगा, टाइम कोई चेंज नहीं होगा। 8 बजे का मतलब 8 बजे। मैकियावली पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक है कैथरीन जुकरेट, रॉबर्ट रिबोल्ट्री, चार्ल्स हेबरमान, क्वांटिन स्किनर। ये कैथरीन जुकरेट ही है। ये ध्यान रखना है कि मैकियावली पॉलिटिक्स आधुनिक युग में 2017 में किताब किसने लिखी? ये बेसिकली कैथरीन जुकरेट ने लिखी है। ये आपकी मेमोरी में होनी चाहिए। ठीक है साथियों? तो मेघा गुप्ता जी बता रही हैं राजराज जी बिल्कुल सही है। पुस्तक मैकियावली ए वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन में उपागम का प्रयोग किया गया है। पहली तो ये पुस्तक है किसकी, ये ध्यान रखना है। ये क्वांटिन स्किनर की किताब है। किसका अध्ययन किया है इसमें उन्होंने? मैकियावली का। यानी कि कैसा अध्ययन किया? ऐतिहासिक। जब किसी पुराने विचारक का अध्ययन करते हैं तो ऐतिहासिक होता है। तो ऐतिहासिक कहां है? यहां सी में। बस आंसर हो गया। दिक्कत कहां आ रही है? किताब किसकी है ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना 2000 की किताब है। ये कब की है? 2000 की है। ये भी तथ्य ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या आएगा मुझे मालूम नहीं है, क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है यहां जुड़कर। अब मैंने एक क्वेश्चन नहीं बताया आपको, 3 बता दिए। पुस्तक क्वांटिन स्किनर की है, पुस्तक कब की है? 2000 की है। कौन सा उपागम प्रयोग किया गया? ऐतिहासिक। तीनों ध्यान में रखना है आपको। आगे चलते हैं साथियों। निम्न यूनानी विद्वान साम्यवाद में आस्था रखते थे, तो जल्दी से बताओ कौन सा थे? इसमें आपको मैं बता देता हूं, पाइथागोरस थे। कौन थे? पाइथागोरस। तो इसमें आंसर अपने आप निकल जाएगा। आभार आपका, 100 क्रॉस कर गए, सभी का आभार, धन्यवाद कि आज पहले दिन था तो आपने 100 क्रॉस कर दिए, बहुत बहुत आभार। और इस तरीके से जुड़े रहेंगे तो मेरा जोश भी बना रहेगा। तो ये पाइथागोरस है। 37 के बाद आपको अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं साथियों। जे.एच. रेनिक की पुस्तक है। जे.एच. रेनिक किसका अध्ययन करते हैं? प्लेटो के साम्यवाद का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना? किसका अध्ययन करते हैं? प्लेटो के साम्यवाद का गहन अध्ययन करते हैं। यानी कि उनकी किताब होगी तो प्लेटो के साम्यवाद पर आधारित होगी। ठीक है ना? तो इसमें कहां है और मार्क्स से उसकी तुलना करते हैं। तो देखो कहां पर है प्लेटो का उसकी बात, साम्यवाद की। किस पर अध्ययन करते हैं? साम्यवाद पर। तो आप थोड़ा सोचो। देखो ये लिखा द कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो एंड मार्क्स, 1942 की किताब है इनकी। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। तो सी आंसर आ जाएगा इसका। अब आगे चलते हैं। सद्गुणी ज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्वान है, अभी मैंने बताया था उसकी किताब भी लॉ ऑफ प्लेटोस, लोरेंस स्मिथ पेंगल सद्गुणी ज्ञान का अध्ययन करते हैं। दोबारा आ गया, ये तो आ गया ना दोबारा। तो सद्गुणी ज्ञान का अध्ययन किसने किया था? लॉरेंस स्मिथ पेंगल ने, द लॉज ऑफ प्लेटो 1980 किताब में। तो वैसे भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं साथियों। होब्स के चिंतन का मूल आधार क्या है? जल्दी से बताओ। होब्स के चिंतन का मूल आधार क्या है? निरंकुश व सर्वोच्च, प्रमुख, व्यक्ति व उसकी सुरक्षा, संप्रभु व उसकी शक्ति, साध्य या साधन। वास्तव में निरंकुश ही था। उसका मेन चीज तो है, मूल आधार निरंकुशता ही है।
वो कहता भी है त्रिभुज के 3 कोणों का मान चतुर्भुज के 2 कोणों के बराबर होता है, लेकिन राजनीति में त्रिभुज को ही स्वीकार किया जाता है, मूल कथन है उसका, त्रिभुज स्वीकार किया जाता है त्रिभुज को। लेकिन मेन चीज है ये, कुछ विद्वान इसको भी मानते हैं लेकिन अधिकांश मानते हैं वो सर्वोच्चता की बात ही करता है। किसकी बात करता है? सर्वोच्चता की। उसका मेन संप्रभुता की विशेषता देखते हैं तो पहली विशेषता ही निरंकुश व सर्वोच्चता है, तो इसलिए पहला लक्षण यही है, ना कि संप्रभु व उसकी शक्ति। तो यानी कि सर्वोच्च होना चाहिए, निरंकुश, एब्सोल्यूट, उससे कोई मुकाबला करने वाला नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं साथियों, होब्स का राजनीति दर्शन आधारित है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर, वैज्ञानिक भौतिकवाद पर, नीतिपरक सिद्धांतों पर, ईश्वर परक सिद्धांतों पर। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। शिवा महापात्रा जी, आभार आपका, धन्यवाद। अनीता कुमारी जी और शेखावत जी, सबका आभार है। और शेयर करते हुए इसका जल्दी से आंसर बता दीजिए। देखो कौन बच्चा बता रहा है, बिल्कुल कई बच्चे अच्छा बता रहे हैं, वैज्ञानिक भौतिकवाद पर, बिल्कुल सही है। उन्होंने वैज्ञानिक भौतिकवाद की बात की थी, गैलीलियो से प्रभावित थे। किससे प्रभावित है? गैलीलियो से। और कहा सृष्टि का मूल तत्व कण है, पदार्थ है, और पदार्थ गतिशील है, इसलिए व्यक्ति के अंग भी गतिशील है, लेकिन हृदय की गति भिन्न है, क्योंकि हृदय की गति बाह्य वातावरण से संचालित होती है। अगर हृदय की गति उन बाह्य गतिविधियों का समर्थन करती है जो उसको बनाए रखती हैं, और जो उन गतिविधियों का विरोध करेगी जो उसका विरोध करेंगी। इसलिए कहता है मानव की मूल प्रकृति आत्मरक्षण है। इसी आधार पर उसने निष्कर्ष भी निकाला था कि मानव अपनी प्रकृति से असामाजिक, अनैतिक प्राणी है। तो ये देखो अभी आ भी गया, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन विकृत, विपन्न, पाश्विक, अल्पायु था। ये किस विचारक का कथन है? जल्दी से बताओ, बहुत ही जी क्वेश्चन है, बस भागने की पड़ी रहती है। इसको पढ़ने से जल्दी से बताओ कौन सा है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा होब्स। होब्स ही कहता है, लोग तो सकारात्मक बताता है, रूसो भी सकारात्मक बताता है, मिल तो प्राकृतिक अवस्था की चर्चा ही नहीं करता। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ऐसे बाहर निकालो। अब लोग ने क्या बताया था? सकारात्मक। और रूसो भी पहले क्या बताता है? सकारात्मक। तो नकारात्मक एक नहीं बताया होब्स ने, तो आंसर अपने आप होब्स हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? 43 में, लोग की प्राकृतिक अवस्था की विशेषताओं के संबंध में क्या सत्य नहीं है? पहला, प्राकृतिक अवस्था राजनीतिक क्रियाकलापों से संपन्न थी। क्या कहता है होब्स? लोग की प्राकृतिक अवस्था की विशेषता ध्यान रखो, पहली थी सामाजिक किंतु प्राक राजनीतिक, यानी कि राजनीति नहीं थी। प्राक राजनीति का मतलब राज्य नहीं था, राजनीतिक गतिविधियां नहीं थी। तो इसका आंसर अपने आप ही पहला हो गया मेरे दोस्तों। बचा ही क्या है? बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक क्रियाकलाप नहीं थे प्राकृतिक अवस्था में, सद्गुण वाली अवस्था थी, शांति सहयोग की अवस्था थी, लेकिन राजनीति नहीं थी, समाज तो था। ये आंसर यहीं बैठ गया, तो आपको तनाव लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम लोग तो टेंशन लेते हैं, हल नहीं करेंगे। तो इसको आसानी से हम हल कर सकते हैं 43 नंबर को। आगे चलते हैं साथियों, 44 देखते हैं। किसने लोग की प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था का? तथ्यात्मक क्वेश्चन है लेकिन वीवीएमपी है। इसमें मैं बता देता हूं, मैकफर्सन ने कहा था। मैकफर्सन उदार समतावादी विचारक हैं। जो विकासात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, और इन्होंने लोक की आलोचना की थी, परंपरागत उदारवाद की आलोचना की थी, स्वत्व मूलक व्यक्तिवादी कहा था इनको आलोचना करते हुए। ये भी ध्यान रखना है कि मैकफर्सन ने स्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहा था, और मैकफर्सन कैसे हैं? उदार समतावादी हैं, विकासात्मक लोकतंत्र की बात करते हैं, जॉन लॉक की आलोचना करते हैं, और कहते हैं जॉन लॉक के विचार स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद को बढ़ावा देते हैं, यानी कि व्यक्ति को स्वार्थी बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये लोग की आलोचना करते हैं। इसलिए किसने कहा है कि मिल ने असंयोजन को संयोजन करने का प्रयत्न किया? ये मार्क्स ने कहा था। मिल के बारे में ये कथन जो है मार्क्स का है। तो साथियों आगे ध्यान रखना है, स्वहित का आर्थिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? अब इनमें से कौन करेगा? स्वहित का मतलब स्वार्थ की बात, भौतिकवाद की बात। मैंने अभी बताया आपको कि वास्तव में कहते भी हैं मैकफर्सन, स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद की बात कौन करते हैं? लोग करते हैं। तो वास्तव में इसका आंसर भी लोक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसका कथन है कि मुक्त प्रतिस्पर्धा पर लगा प्रत्येक प्रतिबंध एक
बुराई है, तो ये भी साथियों आपको ध्यान देना चाहिए, ये भी लोक से संबंधित है, क्योंकि वही प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं इनमें से। तो लोक का है। ग्रीन तो वैसे नहीं करते, ग्रीन तो सकारात्मक उदारवादी, ये नहीं हो सकते, लेनिन भी नहीं हो सकते, मिल भी, लोक ही हैं। अब आगे ध्यान रखो, होब्स ने मानव प्रकृति की व्याख्या के संदर्भ में किस धारणा को आधार बनाया? गैलीलियो का बिल्कुल लिया था, डार्विन का नहीं लिया, विलियम हार्वे का लिया था, प्लेटो का नहीं लिया। तो 1-3 कहां पर है? देखो सी में, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं करता। अब मैं आपको ये और कराते, क्या सत्य है? मानव प्रकृति में ऐसी आधारभूत दोष हैं, उसे मूलतः असामाजिक प्राणी सिद्ध करते हैं। मानव को केवल राज्य की कठोर शक्ति द्वारा ही अनुशासन में रखा जा सकता है। मानव प्रकृति से स्वतंत्र और उसे स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। मानव प्रकृति का आधार वैज्ञानिक भौतिकवाद है। क्या सत्य है होब्स के बारे में? देखो साथियों, होब्स ने मानव को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की, तो ये तो आ ही नहीं सकता। जहां जहां 3 है वहां निकाल दो, पहले कहां का निकाल दें? इन तीनों निकाल दें, बचा क्या? बी, आंसर हो गया। इतना इजी है, लेकिन हम लोग मूल नहीं पढ़ते। होब्स के बारे में क्या सत्य है, तो देखा जाए पहले कथन कौन सा सत्य नहीं वो निकालो। ये वो स्वतंत्रता की बात तो लोग करता है, वो नहीं करता, इसलिए पहले इसी को बाहर निकाल दो। अब 3 जहां जाए क्रॉस लगा दो, बचा क्या? बी। इस तरीके से हल करना है खेल खेल में। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। लोग ने मानव स्वभाव के बारे में क्या विचार दिए? मानव को विवेकशील व नैतिक प्राणी माना था, बिल्कुल सही है, लोग ने माना था। भौतिकवादी माना? नहीं। मानव को एकाकी पतित प्राणी माना? नहीं। मनुष्य में सहयोग, प्रेम, दया, सद्भाव की बात की, बिल्कुल सही है। यानी कि सही कौन से हैं? 1 और 4। 1 और 4 कहां पर है? ये रे। तो साथियों आज मैंने आपको 50 ही क्वेश्चन कराए हैं। फिर कल मैं फिक्स टाइम पर 8 बजे आप सभी जगह कह देना और जोड़ने की सबको कोशिश करना, ताकि मैं फिर इस क्लास को और लंबा कर सकूं। तो मैं फिर आपकी बहुत जल्दी इस क्लास को लंबा भी करूंगा, क्योंकि मेरे पास 30 से 40 टेस्ट पेपर है, समय हमारे पास है नहीं है कि हम सबको कर सके, लेकिन मैं सबको कराने की कोशिश करूंगा। फिर मैराथन भी चलेगी, आपको डिटेल में भी लास्ट में अक्टूबर में मैं पूरे जितने भी टॉपिक हैं सारे पढ़ाऊंगा, नए पुराने, नयों पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। बस सभी का आभार, आप इतने लोग जुड़े, और आपसे निवेदन है आगे सभी लोगों से कहें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम जुड़ेंगे उतना आपके हित में भी रहेगा और मेरे हित में भी रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।